यस, आज से नया चैप्टर स्टार्ट है बेटा अपना, है ना? दैट इज पी ब्लॉक। सभी लोग पेज नंबर 3 देखिए अपने मॉड्यूल का। पी ब्लॉक में हमारे पास हैं 6 फैमिलीज, ग्रुप 13 टू 18। और जब हम उन फैमिलीज को पढ़ेंगे तो उनमें हम कुछ चीजों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब बहुत सारा रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे। और शुरुआत में आपने देखा हो पेज नंबर 3 पे तो कुछ अलग से 8-10 टॉपिक्स बने हुए होंगे। तो पहले हम इन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे 1-2 दिन में और फिर फैमिलीज पे आएंगे। तो बेटा ज्यादातर क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हुए हैं, तो आप इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ही आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट लगेगा। हो सकता है जब बहुत सारी रिएक्शंस आए, तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन में, है ना? वो पार्ट थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि सर बहुत सारा याद करने का हो गया, रिएक्शंस हो गई, तो अब रिएक्शन वाले ही पार्ट चालू हो जाएंगे। तो शुरू के 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम उसमें नई चीजें, कुछ नए कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हम पहले भी देखते हुए आए, पर अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, इसमें से सबसे पहले जो हम टॉपिक पिक कर लेते हैं उसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारा पहले से थोड़ा देखा हुआ है। आप याद करिए, हमने इसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था 18+2। याद आ गया आपको? ये सब हमने तब पढ़ा था जब बॉन्डिंग में सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे? एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाएगा? IPE। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। क्या बताइए कहां मिला था ये हमें इफेक्ट? सिर्फ 3 जगह। कौन कौन सी वो 3 जगह थी? थैलियम, प्लम्बम, बिस्मथ। यानी कि हम यहीं पर ही लिख लेते हैं, ये कहां दिखाई देगा? थैलियम, प्लम्बम और बिस्मथ में ही नजर आता है, और कहीं नहीं देखना है अपने को। ठीक, किस पीरियड के मेंबर हैं ये तीनों? किस पीरियड के मेंबर हैं? 6th पीरियड। और 6th पीरियड में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है? लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? कि सर अंदर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उनकी शील्डिंग क्या है? पुअर। इसी वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो गया? बहुत ज्यादा। और वो ज्यादा होने की वजह से उसने किन्हीं दो पेयर, का मतलब क्या होता है? दो। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को इनर्ट बना दिया। इनर्ट बना दिया मतलब रिएक्टिव नहीं रखा। वो दो इलेक्ट्रॉन आसानी से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर। तभी तो पूरा नाम क्या बना? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आप बताओ, हमेशा बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर के या इनर के? तो यानी कि ये ऐसे दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो किसी आउटर पर होंगे और उन्हें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए पर नहीं कर रहे, इसलिए पूरा नाम क्या बन गया? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बताओ, सबसे आउटर एस लगता है या पी लगता है? एस पी एक साथ आते हैं, दोनों साथ साथ आते। कौन सा ब्लॉक चल रहा है? पी ब्लॉक। तो इसका मतलब हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में रखा होगा? पी में। और उसके पहले क्या भर चुके होंगे? एस। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। तो इसका मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन एस में है तभी जाकर पी में 1 2 3 कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब कौन से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? एस के। तो इसका मतलब, इसका शॉर्ट में ये हो गया कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनमें लास्ट के एस सब शेल के 2 इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? बॉन्डिंग। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? इनर्ट पेयर। अब बताओ, वो ऐसा कहां हो सकता है? सर जहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा दिखाई दी। और ऐसा हमने 2 कॉन्ट्रेक्शन में पढ़ा था, लेंथेनाइड और ट्रांजिशन। पर ट्रांजिशन का इफेक्ट उतना नहीं आया जितना किसका आया था? लेंथेनाइड। तो इसका मतलब इसके दो बड़ा रीजन ये है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से एस के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसी को क्या बोलेंगे? इनर्ट पेयर। अब इफेक्ट, इसके इफेक्ट क्या होंगे वही हमें समझने हैं।
इस चैप्टर में, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, मेरे साथ लिख लीजिए। इनर्टनेस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस, कौन सा वाला एस है, एनएस। एन का मतलब ही क्या होता है, आउटर। रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका मेजर रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम सब समझते हैं किसकी पुअर शील्डिंग होती है, 4f की, पुअर सिग्मा ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, उसी का क्या नाम है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कहां नजर आएगा, इन 3 जगहों पर, फाउंड इन heavier members of group 13, 14 एंड 15, या मेंशन कर लेते हैं। ग्रुप 13 में मेरे पास कौन सा मेंबर है, थैलियम, उसमें +1 और +3, दोनों में से कौन सी स्टेबल बतानी है, लोअर। ऐसे ही इसका लास्ट मेंबर कौन है बेटा, प्लम्बम, उसमें भी +2 +4, कौन सी स्टेबल बतानी है, +2। और ग्रुप 15 बिस्मथ, +3 +5, कौन सा स्टेबल बोलना है भाई, 2 का इंपैक्ट आएगा ना। तो अगर ये 2 इसमें से कम कर दूं तो 1 आ गया, 4 में से 2 कम कर दिया 2 आ गया, और 5 में से 2 कम कर दिए 3 आ गया। तो इस तरह से हमने पहले बार में ही सबको लिख लिया कि इसका मतलब क्या है, किसकी वजह से है, और तीसरा क्या लिख लिया, कहां कहां है। पोलोनियम में बेटा बोला जाता है, पर पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव, इसलिए हम उसको यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे, नहीं तो वहां भी हो सकता था, पोलोनियम में भी हो सकता था, एस्टेटाइन में भी हो सकता था, रेडोन में भी हो सकता था, पर तीनों में फिर से कॉमन चीज क्या है, ऑल 3 आर रेडियो एक्टिव एंड दे आर नॉट काउंटेड। अगर मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, जीईसी, तो ग्रुप 13 का लास्ट क्या बनेगा, NS2NP1, ठीक है, NS2NP2, NS2NP3। अब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमको, उसमें 3, उसमें 4, उसमें 5, तो इन सबको क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट। तो जनरली इनके यहाँ क्या होगा कि सभी की 2-2 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, एक हायर और एक लोअर। अगर सिर्फ इसने पार्टिसिपेट किया तो लोअर, और ये दोनों पार्टिसिपेट कर गए तो हायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी ले लेते हैं कि इस ग्रुप की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +3, इसके और इसके, किससे देख के बताए हैं हम ये, आउटर, भाई जितने हैं उतने पार्टिसिपेट कर लेंगे। और लोअर क्या होनी चाहिए, इसके 1, क्योंकि अगर यही पार्टिसिपेट करे, इसके 2 और इसकी 3। ऐसे केस में हमारे सामने 2 चीजें निकल कर आती हैं कि आउटर मोस्ट के सारे ही पार्टिसिपेट कर जाएं तो हायर बनेगी, गिन लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, और अगर उसमें से एस के ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गए, इनर्ट, तो फिर क्या भी दिखेगी, लोअर। इनर्ट बने नहीं बने अभी नहीं पता, पर ऐसा बोल सकते हैं कि 2 पॉसिबिलिटी है, सारे पार्टिसिपेट किए तो हायर, और एस ने नहीं किया तो फिर लोअर। तो ऐसे केस में इन तीनों के साथ क्या प्रॉब्लम रहेगी कि इनमें केवल एस के छोड़कर पी के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करें, तभी तो इसका नाम क्या पड़ गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन समझ में आ गया क्यों है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस पीरियड में लगता है, 6th में, इसलिए किस में नजर आएगा ये काम, 6th में ही नजर। अब आप ध्यान से देखना, जैसे बोरोन है ना, एल्यूमिनियम,
गैलियम, इंडियम और ये थैलियम, यही तो मेंबर्स हैं ग्रुप 13 के। ऐसे किसके लिख लेते हैं ग्रुप 14 के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, प्लम्बम। और यहाँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब देखिए इन सब के लिए दो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये क्या बनाएगा +1 या क्या बनाएगा +3। सबके लिए ऐसे लिख सकते हैं। आपने कभी बोरोन को +1 में देखा? सबसे पहले वो कितने बॉन्ड बनाता है? 3, है ना। ऐसे एल्यूमिनियम को भी हमने सर कभी +1 में नहीं देखा, पर जब नीचे जा रहे हैं आप तो आपको +1 भी दिखाई दे रहा है और +3 भी दिखाई दे रहा है। इवन सबसे लोएस्ट मेंबर में तो मुझे दिखाई क्या दे रहा है +1, और सबसे अपर मेंबर में मुझे क्या नजर आ रहा है हायर। तो इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना कि इन ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाऊं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है अनस्टेबल, और नीचे से ऊपर आए तो स्टेबल। अब इसको दूसरा तरीके से बोले, इन ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाएं तो लोअर स्टेबल, और इन्हीं ग्रुप में नीचे से ऊपर आए तो लोअर अनस्टेबल। तो यही स्टेटमेंट बार बार अपन बोलते रहेंगे। इसमें कौन कौन से बनेगी भाई? +2 +4। क्या आपने कार्बन को जनरली +2 में देखा कभी? नहीं सर, मोस्टली मुझे क्या नजर आया है इसमें? तो इसका मतलब इस वाले मेंबर में मुझे क्या स्टेबल नजर आता है +2, पर इस वाले मेंबर में मुझे कौन सी नजर आती है +3। जिसको मैंने बॉक्स लगा के टिक कर दिया उसका मतलब क्या है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ऐसे ही नाइट्रोजन में भी +3 +5। अब नाइट्रोजन में एक दिक्कत है कि नाइट्रोजन में क्या नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल। तो इसके ये +5 वैसे स्टेबल नहीं होती, किसके साथ आती है ऑक्सीजन के साथ। इसलिए मैं इसका रेफरेंस ना लेकर किसका रेफरेंस ले रहा हूं फॉस्फोरस, कि भाई इसके केस में सर इसकी आसानी से +3 भी बन सकती है और +5। क्यों बन सकती है +5? सर वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। और बिस्मथ में बताओ +3 विल बी मोर स्टेबल देन +5। तो इस तरह से हमने सारे मेंबर्स को लिख लिया एक बार, और इनके बेसिस पर हम एक कंक्लूजन कर लेते हैं। क्या कंक्लूजन कर लेते हैं? यानी कि हमारा एक ऑब्जर्वेशन जो आया वो मैं यहां पर लिस्ट कर देता हूं कि सर ये ऑब्जर्वेशन चल रहा है हमारा। क्या ऑब्जर्वेशन है? कि ग्रुप 13, 14 एंड 15 डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें बनाऊं इसका एक कोई, तो ऐसे बनाए B+3 इज मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम +3। मतलब किसके बेसिस पे बोल रहा हूं? फर्स्ट और लास्ट के बेसिस पे। और फिर चलें तो गैलियम +3, इंडियम +3, और सबसे लोएस्ट कौन आएगा? थैलियम +3। सही लिखा है। डाउन द ग्रुप कौन सी अनस्टेबल होती जा रही है? हायर। हायर में क्या दिक्कत आ रही है? नीचे नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? डाउन द ग्रुप LOS स्टेबल। तो यही ट्रेंड क्या बना देना उल्टा। बस अब ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से ले लेनी है? दूसरी वाली। किसके बेसिस पे बोला है अपन ने? लास्ट के मेंबर्स के बेसिस पे। आपस में कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी और को। आपस में अगर कंपैरिजन करना है तो बोरोन की +1 को किससे कंपेयर करना? बोरोन की +3 से। उसमें कौन स्टेबल होगा? हाई। ठीक है। बिस्मथ की कंपैरिजन करनी है तो बिस्मथ की किससे कंपैरिजन करूंगा? बिस्मथ की दोनों से, है ना। और एज वेल एज बिस्मथ की किससे भी कंपेयर कर सकते हैं? ऊपर वालों से। ऊपर वालों के आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। सिर्फ किसके लिए चल रहा है सारा काम? इन 3 मेंबर्स के लिए, थैलियम, प्लम्बम और बिस्मथ के लिए।
यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पहले पूछ लीजिए। केवल अपन ने दो ही चीजें पढ़ी हैं अभी तक। पहली बात तो ये कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ इट, और तीसरा चीज क्या पढ़ा है, कहाँ है, बस। करेंगे अब इसके बेसिस पर क्वेश्चंस। उधर वाला पार्ट रफ कर दो। अच्छा बताइए, इन तीनों मेंबर्स, अब हमने को सारी बातें किन के रिगार्डिंग करनी है, इन तीन, जो इन तीनों पर अप्लाई होगा उसका रिवर्स किस पे अप्लाई कर देना, बाकी मेंबर्स पे। बस यही ध्यान रखना है अपने को। मतलब इसमें हिंट इतना सही है कि जो आपने इन तीनों के लिए पढ़ लिया उसको रिवर्स किस पे कर देना है, बाकी सब। बताओ बाकी सब में लोअर स्टेबल की हायर स्टेबल, इन तीनों में, तो बस रिवर्स ही किया ना। अब एक बार बताइए, अगर इनमें से टिन मिल जाए हमको और टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी हो +2, तो उसको स्टेबल बोलूं कि अनस्टेबल? उसको क्या बनाने चाहिए, +4। क्यों बनाने चाहिए सर? जितने ज्यादा बनेंगे बॉन्ड उतनी ही एनर्जी होती है कम, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और आपको याद ही है, हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल। ठीक है, तो भाई जितने बॉन्ड बनाएगा उतना ही उसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर साइड, और जितनी लोअर साइड होगी उतनी स्टेबिलिटी हायर साइड होगी। तो हमें बस यहां पर ये ध्यान रखना है कि इन तीनों को अगर हमने देख लिया तो बाकी सबके रिजल्ट इनके रिवर्स करते जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अगर थैलियम +3 में हो, प्लम्बम +4 में हो, और बिस्मत +5 में हो, तो क्या ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल? सर ये तीनों ही क्या हैं, अनस्टेबल। ये अपने आप को किस में ले जाने की कोशिश करेंगे, लोअर में। तो अगर ये लोअर में जाना चाहते हैं तो ये बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट? खुद का क्या करेंगे, रिडक्शन। तो दूसरों का क्या कर देंगे, तो इनका बिहेवियर कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी कि ये सब अपनी किस स्टेट में जाना चाहते हैं, स्टेबल। और इनकी स्टेबल कौन सी है, लोअर साइड। तो जब ये लोअर में चले जाएंगे बच्चे, तो ये क्या अटेन कर लेंगे, स्टेबिलिटी। इसीलिए इनका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कब, when they are in higher oxidation state। ये इनकी हायर है और ये इनकी बच्चे लोअर। और यही बात हम उनके लिए बोलते, जैसे टिन के लिए, टिन +2 से क्या +4 में जाना पसंद करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब ये यहां पर कैसा है, अनस्टेबल, क्योंकि इसमें तो कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट है ही नहीं। तो ये अनस्टेबल, और एक्ट कैसे करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग, ड्यू टू IPE। ये अनस्टेबल है। अब ये किस में जाने की कोशिश करेगा बेटा, स्टेबल में। तो बताओ इसका बिहेवियर कैसा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम सारा आइडिया किससे लगा रहे हैं, उन तीनों से, कि वो तीनों जैसे एक्ट करेंगे तो उनका उल्टा किस में देखते जाएंगे, बाकी लोगों में देखना स्टार्ट कर देंगे। क्या जब हम कोऑर्डिनेशन का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो कोई ऑर्डर बनाया था कि रिड्यूसिंग का किसी और के साथ? याद करिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड का एक ऑर्डर बनाया था, ये वाला रिड्यूसिंग नेचर वाला। और आप याद करिए, आपने इसके लिए रीजन भी क्या दिया था, कि सर फ्लोराइड को अब कोई भी ऑक्सीडाइज
नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर इसको किसी को ऑक्सीडाइज करना है तो वो इससे भी ज्यादा क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं। तो यानी कि सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? क्यों है वीक? क्योंकि इसकी ईएन सबसे ज्यादा। अगर यही ट्रेंड किसका बनाया जाए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, तो उसका रिवर्स हो जाएगा, है ना। फिर मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, F2 Cl2 Br2 और I2, क्योंकि नेगेटिव वाला तो मैं लिख ही चुका हूं, है ना। उसी को कैसे रिवर्स करूंगा ऑक्सीडाइजिंग में। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, फ्लोरीन अपने आप को, आप सिर्फ है ना रिलेट करो जो आपने पीटी में पढ़ा है। क्या फ्लोरीन अपने आप को F माइनस में ले जाना पसंद नहीं करेगा? क्यों? सर एक इलेक्ट्रॉन आते से ही उसको क्या अचीव हो जाएगा, ऑक्टेट। एन ऑक्टेट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर F और EN F की भी ज्यादा ही है, तो वो इंस्टेंटली एक इलेक्ट्रॉन लेकर EN के बेसिस पर हमने डिसाइड कर लिया कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ट्रेंड इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, क्या ये खुद से ही ऐसे रिड्यूस हो जाएंगे, कोई रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड होगा? बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता। रिडॉक्स यही तो होता है। हमने, याद करो, सल्फेट में जिनके पास वाटर था उनके प्रोडक्ट बनाए थे। तो हमने बोला था ना, जब कोई ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो उसके साथ में क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। तभी क्या परफॉर्म होगी, रेडॉक्स परफॉर्म होगी। तो अगर एक अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल है और दूसरा अपनी लोअर में अनस्टेबल है, तो हायर वाला किस में जाएगा, लोअर में, और लोअर वाला किस में चला जाएगा, दोनों का ही काम हो गया, तभी रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो चलो मैं बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं इन सब के बेसिस पर। आपको सिर्फ वही चेक करना है जो मैंने आपको अभी हिंट दिया। इन तीनों के केस में सिर्फ क्या याद रखो कि इन तीनों की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, लोअर वाली। चलिए देखते हैं इसके बेसिस पे कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हैं, खुद से हो जाए जो। ठीक है, चलिए देखें। 10+2 में हो और प्लम्बम भी +2 में हो, रिएक्शन बनाना है कि होगी कि नहीं। 2 10+4 में हो और प्लम्बम भी +4 में हो। थर्ड 10+2 में हो और प्लम्बम +4 में हो। और फोर्थ ऑल। तो आप सबसे पहले ढूंढिए कि हमारे पास क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले तीनों में से कोई मेंबर दिख रहा है। यस सर, कौन दिख रहा है, प्लम्बम। प्लम्बम की कौन सी अनस्टेबल होगी, +4। सर ये वाली तो पॉसिबल ही नहीं है, इन दोनों में से ही कुछ हो सकती है। पर इन दोनों में से देखना पड़ेगा कि पास वाला अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता भी है या नहीं। ये कैसे करेगा अपने आप को, ये तो ऑलरेडी खुद भी क्या है, स्टेबल। इसका मतलब ये भी परफॉर्म नहीं हो सकती, इसलिए मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसी भी रिएक्शन आ जाएं तो किस बेसिस पे सॉल्व होंगी, कि वेदर स्टेबिलिटी इज देयर और नॉट, और रेडॉक्स इज पॉसिबल और नॉट। ये यहां पर अनस्टेबल है, तो ये किसका काम कर गया, रिड्यूसिंग एजेंट का। और ये किसका काम कर गया, ऑक्सीडाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग डाउटफुल एग्जिस्टेंस। देखिए दो तरह की बातें हो सकती हैं, या तो आपसे पूछेगा डाउटफुल या फिर नॉन एग्जिस्ट, दोनों एक ही बात है ना। चलिए देखते हैं। प्लम्बम +4, प्लम्बम ब्रोमीन के साथ +4, प्लम्बम क्लोरीन के साथ +4,
और प्लम्बम आयोडीन के साथ +4। इनको आयन में तोड़ के देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या बनेगा? पीवी +4 एन आयोडाइड माइनस। तो मिल गया ना मुझे, एक हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दोनों एक दूसरे को टिकने नहीं देंगे, इसलिए इंस्टेंटली ये टूटेगा और हमारा प्रोडक्ट जो अनस्टेबल हो जाएगा वो कौन सा है? पीवीआई। देखो, आप वैसे भी देख सकते थे, ये रन अपने पास, इन सब में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? आयोडीन। तो अगर मैं इन चारों में ही कंपेयर करूंगा तो सबसे पहले किसको बाहर करूंगा? आयोडाइड को। उसके बाद मान लो आयोडाइड नहीं होता तो ब्रोमाइड को, वो भी नहीं होता तो फिर क्लोराइड और फ्लोराइड को। तो ऐसा होता भी नहीं है, एक ना एक तो वो आपको ऐसा देगा। दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हो कि कोई भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ अचीव करने की कोशिश करता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन सब में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इसीलिए इसके साथ स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो आपको जो भी आंसर करने हो, सिर्फ किससे आंसर कर रहे हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट देखकर भी आंसर किए जा सकते हैं। बेटा आप देख के बताओ कि ईएन जिसकी ज्यादा, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव को स्टेबल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो आप वैसे भी देख सकते थे और किससे भी देख सकते हो, ट्रेंड से भी देख सकते हो, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग वाला। जरा देख के बताइए। अब एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, सब लोग देखो एक मिनट। इसमें अगर मैं आयन बनाऊं तो क्या आयन बना सकता हूं? दो बना के बता देता हूं, आप बता देना कौन सा सही है। फर्स्ट, सेकंड। अगर फर्स्ट है तब तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये यहां क्या होता है? अनस्टेबल। और साथ में कौन बैठा हुआ है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो फिर बन ही नहीं सकता था। अब बची पॉसिबिलिटी क्या? ये क्यों बन पाएगा? क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ थैलियम किस में है? स्टेबल +1 में। और I3- तो बनता है। आप याद करो, I2 में I- ऐड हो जाए तो I3- बनता है। ये आप किस में पढ़कर आए हो? कोऑर्डिनेट में, कि भाई सेंट्रल एटम अपना वेकेंट ऑर्बिटल यूज करके I- के साथ कौन सा बॉन्ड बना जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो ये हम देखकर भी आए थे, और आपको आइडिया इसी से लगाना पड़ेगा कि सर +1 में ही स्टेबल हो सकता है। किसके साथ? इसके साथ। +3 में स्टेबिलिटी है ही नहीं। अगर यही मैं लिख देता, बताओ, TlF3। अब बताइए, अब फिर से दो ऑप्शन बना लेते हैं, Tl+F3- और Tl+3F-। बताइए, फर्स्ट या सेकंड? आपको याद है F3- बनता ही नहीं है, क्योंकि आयोडीन फ्लोरीन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं। अब ऐसे केस में मेरे पास आयन कौन से बनेंगे? ये, और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? वीक। तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर, क्योंकि ये खुद भी तो ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं किसके बेसिस पे? इनर्ट पेयर इफेक्ट के। तो वहां पर बस अपने को एक ही चीज का ध्यान रखना है कि इनकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है? लोअर साइड। और अगर वो किसके साथ आ जाए? आयोडाइड और ब्रोमाइड के साथ,
तो उनकी मोस्ट रिड्यूसिंग नेचर होने की वजह से वो उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। लिख लीजिए आप ये सारा, फिर हम इसके क्वेश्चन देखते हैं मॉड्यूल में क्या आया हुआ है। पेज नंबर 11 पर 7 और 8। पेज 11, बिगनर्स बॉक्स 2, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। जो लोग लिख लिए हैं ना वही अटेम्प्ट करिएगा 7 और 8। जो लिख रहे हैं पहले वो अपना वर्क कंप्लीट करिए। पहले 7th क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। गैलियम +1 स्टेबल है क्या अनस्टेबल? किस में जाने की कोशिश करेगा? 3 में। यानी कि उसका बिहेवियर किसकी तरह हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसका खुद को क्या करना है? ऑक्सीडेशन। तो बस उसका आंसर देख लीजिए, कहीं दे रखा होगा। सेकंड ही दे रखा है कि Ga+3 इज मोर स्टेबल देन Ga+। अब ऐसे 8th वाला तो सीधा सीधा ही क्या है? डेफिनेशन ही है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट किसकी वजह से होता है? 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ Ns। N मतलब आउटर मोस्ट, जहां भी N होता है उसका मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट। देखो, रीजन आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दोगे तो कई जगह गलती करोगे। सेकंड वाले में भी तो अपन यही बोल रहे हैं कि भाई थैलियम जो है वो +1 +3 बना सकता है, पर फ्लोराइड F3- तो बना ही नहीं सकता। तो एक का एग्जिस्टेंस है तो दूसरे का नहीं है, कैसे बनेगा? रीजन कुछ भी कई हो सकते हैं बेटा इसमें। आपको मैंने हिंट एक बोला है, वही ध्यान रखिएगा बस। वो हिंट क्या है कि आप इन तीनों का ध्यान रखिए बस। थैलियम, प्लम्बम और बिस्मथ, जो इनके साथ हो रहा है वही सबके साथ क्या करते जाना है? रिवर्स करते। ठीक है, कर दूं अभी वाला पार्ट रहा। चलिए, दूसरा अपना थोड़ा पड़ा हुआ टॉपिक है बैक बॉन्डिंग। अब पहले नाम से ही समझने की कोशिश करिएगा कि हमें बनाना कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। ये एक तरह का कौन सा बॉन्ड होता है? पाई कोऑर्डिनेट। जरा एक मिनट देखिए बोर्ड पे, पाई कोऑर्डिनेट। यानी कि ये सिग्मा वाला कोऑर्डिनेट नहीं है। कौन सा वाला कोऑर्डिनेट है? पाई। अब बैक नाम का मतलब क्या है यहाँ पे? कि पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है दोनों के बीच, और उनको कोई सिचुएशन मिली और वहीं पर ही उन्होंने क्या कर लिया? एक और बॉन्ड बना लिया। एक और बॉन्ड, जैसे ए और बी फॉर एन एग्जांपल, इनके बीच में अगर ये पहली बार ही बॉन्ड बना तो बताओ ये नेचर वाइज कैसा दिख रहा है एरो की वजह से? अब ये सिग्मा कोऑर्डिनेट है कि पाई? सिग्मा। क्यों है सिग्मा?
क्योंकि सर पहली बार ही बॉन्ड बना, इसके पास लोन पेयर होगा और इसके पास खाली बॉक्स होगा, तो इसने अपना लोन पेयर इसके साथ क्या कर लिया, शेयर कर लिया। पर अब देखिएगा, इन्होंने दोनों ने पहले से अपने बीच में क्या बना रखा है, एक बॉन्ड। अब इसके पास लोन पेयर है और इसके पास वेकेटर, तो ये दोनों एक बॉन्ड और बना सकते हैं ना। तो जब ये एक और बॉन्ड वहीं बन गया, तो ये नेचर वाइज है तो कोऑर्डिनेट, पर कौन सा नेचर हो गया, पाई। क्यों हो गया पाई, क्योंकि सर एक बॉन्ड तो पहले से ही सिग्मा है, अब दूसरा सिग्मा थोड़ा ना बनेगा, दूसरा तो क्या ही बनेगा, पाई। तो बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है बार बार, एक क्या होगा, लॉन पेयर, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, खाली बॉक्स, और दोनों पहले से बॉन्डेड होने चाहिए। पहली बार ही अगर बॉन्ड बनाया सिग्मा, तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, सिग्मा। इसीलिए मुझे एक ही रूल ध्यान रखना है कि दे मस्ट बी बॉन्डेड प्रीवियसली एंड नाउ दे आर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट, तभी बॉन्ड क्या कहलाएगा, पाई कोऑर्डिनेट, या इसको हम क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग। ऐसे नहीं करना है, इसमें कंफ्यूजन, आप कंफ्यूजन का कोई स्पेस नहीं है, नाम से ही क्लियर है। पहले से बॉन्ड बना होगा तभी तो बैक बॉन्डिंग होगा भाई, पहले से बॉन्ड ही नहीं बना होता तो बॉन्डिंग ही बोल देते। तो बैक क्यों लगा हुआ वर्ड, पहले से बॉन्ड बना हुआ हो, है ना। तो इसका मतलब ये बैक बॉन्डिंग नहीं है और ये बैक बॉन्डिंग है, ऐसे हिंट कहीं भी लिख लीजिए टॉपिक के साथ ही, ताकि हमें ध्यान रहे कि पहले से बॉन्ड नहीं था पहले, है ना। तो यहां लिख सकते हैं ना हम, प्रीवियसली नॉट बॉन्डेड, और यहां पर प्रीवियसली बॉन्डेड एंड देन फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक रहेगा, इसमें चीजें ज्यादा रहेंगी, पर बेसिक याद रहेगा तो हम सारे के सारे क्वेश्चन उसी बेसिस पे सॉल्व करते चले जाएंगे। बेसिक क्या है बच्चे, कि सर यहाँ पे पहले से बॉन्ड होना चाहिए और फिर उनमें बैक बॉन्डिंग यानी कि कोऑर्डिनेट बन गया, तभी उसको क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोला जाता है। देखिएगा बोर्ड पे और मुझे बताना कि किस में बैक बॉन्डिंग है और किस में बैक बॉन्डिंग नहीं है। BH4- दिया हुआ है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड और साथ में अमोनिया जुड़ा हुआ है। मुझे चेक करना है कि वेदर बैक बॉन्डिंग कैन बी डन और नॉट। और एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इन तीनों को चेक करते हैं। सबसे पहले मैं BH3 के बारे में बात करूंगा, फिर आप ऑटोमेटिकली समझने लगेंगे कि अच्छा इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है। देखिए बेटा, बोरोन यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, आप लिखते हो 1s2 2s2 2p1। कितने बॉन्ड बनाने हैं इसको, 3 बन सकते हैं। बस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एक्साइट, यानी कि इसको s में से एक इलेक्ट्रॉन उठा के कहाँ रखना पड़ेगा, तो s में एक है और p में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं मुझे, 2। क्या अभी भी इसके पास खाली बॉक्स है, इसका मतलब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। चलिए अब देखते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड कैसे बनता होगा। बोरोन को 3 बॉन्ड बनाने थे, उसने 3 फ्लोरीन के साथ ये 3 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल और नॉट। अब आप देख के बताओ, बोरोन के पास तो बॉक्स है, ये रहा। अब फ्लोरीन के पास देखना है क्या उसके पास लोन पेयर है या नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, एक बॉन्ड बनाने से उसके 8 हो गए और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। यही तो कंडीशन हुआ करती थी कि अगर ऑक्टेट पूरा हो जाए तो वो अपना लोन पेयर फिर शेयर करके कौन सा बॉन्ड बनाता है, कॉर्ड, तो बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो पहले से बॉन्ड था तभी तो बैक बॉन्ड बना, ठीक है। अब इसमें से तो कोई भी कर सकता है,
क्योंकि एक ही हो सकती है सर, चाहे ये चाहे ये चाहे ये। अगर ऐसा हुआ तो बॉन्ड घूम जाएगा, क्योंकि फिर हम यहाँ पे क्या देखना चालू करेंगे, रेजोनेंस। क्योंकि सर तो पॉसिबिलिटी तीनों की बराबर है, तीनों में से कोई भी बना सकता है। तो जनरली बैक बॉन्डिंग में क्या भी पॉसिबल हो सकती है, रेजोनेंस भी पॉसिबल होगी अगर एक से ज्यादा सिचुएशन नजर आती है तो। अब इसको देखो सर, बोरोन को 3 बॉन्ड बनाने थे, 3 बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बना सकता था सर, 3 बॉन्ड बना लिए। बताओ किसके पास खाली बॉक्स है और इसके पास लॉन पे है, और मैंने बीच में पहले ही डॉट लगा दिया। डॉट लगाने का मतलब एडिशन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, अडक्ट, है ना। जब कोई लुईस एसिड और लुईस बेस मिल जाते हैं तो अडक्शन, यानी कि एडक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया। अब ये बैक बॉन्डिंग है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है सर, इनके बीच में पहले से तो कोई बॉन्ड था ही नहीं। और जब आपने दोबारा, अब देख लो दोबारा से, अब बन सकता है क्या कहीं भी। किसी के पास भी कोई खाली बॉक्स नहीं है, फ्लोरीन के पास तो वैसे ही नहीं होता, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास भी नहीं है। तो सर ये वाला बॉन्ड तो कैसा है, सिंह। तो यहाँ तो बैक बॉन्डिंग सर है, और यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं है। तो ऐसे बस मुझे हर मॉलिक्यूल में चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक अच्छी बात क्या होगी कि पहले से मॉलिक्यूल होगा, और उस मॉलिक्यूल में हम पहले बॉन्ड बना लेंगे पूरे, और फिर चेक करेंगे कि बॉक्स है या नहीं है। दोनों में से दोनों में से एक भी नहीं हुआ, बात खत्म हो जाएगी। मान लीजिए NH3 है, बताइए इसमें बैक बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। सर लोन पेयर तो है, पर वेकेंट ऑर्बिटल किसी के पास भी नहीं है, इसीलिए यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं। बस यही है बैक बॉन्डिंग का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए, टॉपिक लिख लीजिए बैक बॉन्डिंग, है ना। और इस तरह से 2-4 एग्जांपल बना लीजिए। BF4- बना लोगे, इसको तोड़िए, क्या बनेगा, BH3+H-। तो यहां पर बोरोन एक और लोन पेयर रिसीव कर रहा है, पर वो किससे रिसीव कर रहा है, H- से। तो यहां जो बॉन्ड बना, क्या इसको बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं क्या, क्यों नहीं बोल सकते, पहला ही तो बॉन्ड है सर, इसलिए इस केस में भी कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हुई। आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर बॉक्स इज अवेलेबल और नॉट। एक के पास लोन पेयर हो एंड अनदर कंटेन वेकेंट ऑर्बिटल। ये लिखने की जरूरत है कि प्रीवियसली बॉन्डेड होने चाहिए, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि हम पहले से ही पढ़ रहे हैं बैक बॉन्डिंग के बारे में। अभी लिखेंगे, अभी तो अपन ने सिर्फ समझने की कोशिश की है कि वेदर बैक बॉन्डिंग है भी या नहीं। अभी हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बनाई है धीरे धीरे। अभी तो अपन एग्जांपल दोबारा से लेंगे यही वाले, है ना।
क्या एमओटी थ्योरी पढ़ रहे हैं क्या हम ये? इसलिए इसमें कोई एबीएमओ और कोई बीएमओ ऐसी कोई बात नहीं चल रही। वो सिर्फ कब करते हैं वो वाली बातें, एमओटी कब लगती है, एमओटी डाई एटॉमिक हो और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 20 तक हो, बस। तो इसमें कुछ भी वो कंसेप्ट मत लगाना कि लोन पेयर को कहां रख लिया गया, एबीएमओ, है ना। यहाँ पे कोई एबीएमओ नहीं है क्योंकि ये पॉली एटॉमिक चल रहा है और पॉली एटॉमिक्स में कोई एबीएमओ नहीं होते। अब आपने एक कंडीशन देखी वहां पे, मैंने लिखा कि दोनों में से एक का कहां से होना जरूरी है, वो क्यों बोला होगा? हाँ, आपको याद है ना कि थर्ड पीरियड के आपस में तो कभी डबल बॉन्ड होते ही नहीं है। क्या क्लोरीन क्लोरीन से डबल बॉन्ड कभी देखा आपने? क्या रीजन बोला था इसका? जैसा साइज बड़ा हो जाएगा तो ओवरलैपिंग कम होगी, और अगर ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड क्या होगा, वीक, और ऐसा बॉन्ड ड्यूरेबल नहीं होता। अब याद करो, हमने ना एक ट्रेंड बनाया था, मैं फिर बना देता हूं बेटा बोर्ड पे, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को लेकर, 2p पाई, 2p पाई। एक लिखा था 2p पाई 3d पाई, और एक लिखा था 3p, सॉरी, 2p पाई 3p पाई, और एक मैं लिख देता हूं 3p पाई 3d पाई, या फिर 3p पाई p पाई। डी तक तो मान लीजिए पहुंचे ही नहीं हम, छोड़ो। अब बताइए किसका होना पॉसिबल ही नहीं है? इसका होना पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? ओवरलैपिंग ने बीबीटी में यही तो पढ़ा था कि शेल नंबर देखो सर सबसे पहले। अब बचे हुए तीनों में बताओ किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आएगी? तो 2 आ रहा है सर, 2, यहां 3 आ गया, इसका मतलब इसका शेल नंबर सबसे छोटा हो गया। अब देख के बताओ, यहां सब कुछ सेम है, तो किससे देखूंगा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, किसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा? ठीक है, इसका मतलब आप देख रहे हो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ कम होती। कौन सा वाला बॉन्ड है, ये तो पाई है, तो पाई की एग्जिस्टेंस तो सेकंड थर्ड के अलावा होती ही नहीं है कहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी किसकी सबसे स्ट्रांग होने की होगी, सेकंड। इसलिए दोनों में से किसी एक का क्या होना जरूरी है, सेकंड। अगर दोनों में से कोई एक, दोनों ही थर्ड के हो गए तो बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए ये तीन ही तो पढ़े थे हमने वहां भी, तभी तो बोला था कि फॉस्फोरस क्या नहीं बनाता, P2 नहीं बनाता, सीधे ही क्या बनाता है, P4। क्यों बनाता है, इसी वजह से। ठीक है, तो चलिए हम इसी बात को यहाँ पर लिख रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि बैक बॉन्डिंग के लिए दोनों में से किसी एक का कहां से होना जरूरी है, सेकंड से। दूसरा किससे होगा, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, कहीं से भी हो। वैसे वैसे जैसे जैसे साइज नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ घटते जाएगी। तो चलिए लिख लेते हैं टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग। देखते हैं भाई कितने टाइप का हो सकता है बैक बॉन्डिंग। सर या तो बैक बॉन्डिंग होगा पी पाई। आप थोड़ी देर के लिए बैक बॉन्डिंग को क्या कंसीडर करो, पाई ही मान लो, है ना। बैक बॉन्डिंग, सर हमें बैक बॉन्डिंग तो समझ में आ गई, पाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर पहला बॉन्ड अगर सिग्मा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या है, पाई। तो यानी कि जो कंडीशन पाई की है वही बैक बॉन्डिंग की भी होगी। तो पहला बॉन्ड आप याद करो, हमने दो तरह के पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग की थी, पी पाई डी पाई। तो एक तो हो गया पी पाई, और दूसरा कौन सा हो गया, पी पाई डी पाई। पर पी जहां आ जाता है वो कौन से पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड, क्योंकि सेकंड पीरियड से पी से बन जाते हैं पाई। पर थर्ड पीरियड में डी से पाई बनना थोड़ा मुश्किल होता है, और थर्ड में पी का यूज वो करता भी नहीं है पाई के लिए। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया बोथ एटम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड।
और यहां पे one of atom belong to second period and another from थर्ड और मोर, थर्ड से भी हो सकता है बच्चे और उससे भी ज्यादा जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये वाला एग्जांपल मैं वापस से ले रहा हूं, कौन सा वाला, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। और इसमें ऐसा करते हैं, एक नया एग्जांपल लेते हैं, सिलाइल अमाइन। नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन थे ना, तीनों को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, SiH3 से। तो तीनों को SiH3 से रिप्लेस कर दिया, तो सीधा यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। सिलाइल बोलते हैं इसको, है ना, जैसे मिथाइल होता है ना CH3 को, ऐसे ही SiH3 को क्या बोल देंगे, सिलाइल। एक साइड में लिख लेता हूं बेटा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बताइए दोनों मेंबर किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेकंड। कौन सा टाइप हो गया ये, पी पाई पी पाई। क्या यही दे सकता है क्या इसको, ये भी दे सकता है। तो सर ऐसे केस में इस बॉन्ड का क्या होने लगेगा, रेजोनेंस। ये सर ये भी तो दे सकता था इसको। और तीसरी कंडीशन, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, सर ये बचा हुआ जो फ्लोरीन था हम उससे साथ भी बना, अगर रेजोनेंस पॉसिबल हो तो। और इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, जहां पर हम बोल सकते हैं कि ये मिली जुली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या ये बॉन्ड रेजोनेटिंग भी हो सकता है, हो सकता है। अगर कंडीशन ऐसी हुई तो हम देख लेंगे कि इसको घुमाया जा सकता है या नहीं। घूम जाए तो ठीक है, नहीं घूमेगा तो कोई बात नहीं, बैक बॉन्डिंग देखना है हमको तो खाली। किस टाइप की बॉन्डिंग है ये, पी पाई पी पाई। चलिए अब दूसरा देखो, नाइट्रोजन। इन दोनों में डिफरेंस बताने हैं आपको, कोई एक दो जो आपको नोटिस हो रहे हो। बताओ, पहली बात तो ये देखो कि बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं। पहले से बॉन्डेड हैं, आधी बात तो हो गई सर। अब देखो इसके पास लोन पेयर है, यस सर, और ये थर्ड पीरियड का है, इसके पास क्या अवेलेबल है, तो सर यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब आप यहां देखो ये कौन से टाइप का बैक बॉन्डिंग है, ये पी से बना रहा है क्योंकि सेकंड पीरियड से है, और ये डी से, इसलिए इसका टाइप क्या हो गया, पी पाई डी पाई। तो बड़ा डिफरेंस आया यहाँ पे, एक एलिमेंट किस पीरियड का है, सेकंड का, एक किसका है, थर्ड का। तो पाई की नेचर क्या बोली जाएगी, पी पाई डी। अच्छा दोनों में एक और डिफरेंस बताओ जो आपने नोटिस किया हो। सर उसमें जो सेंट्रल एटम है वो रिसीवर है, और इसमें सेंट्रल एटम डोनर है। तो यानी कि सेंट्रल एटम दोनों काम कर सकते हैं, इट कैन डोनेट और इट कैन रिसीव। ठीक है, पहली बात ये क्लियर करें कि हमेशा ही सेंट्रल एटम रिसीवर नहीं हो सकता, इट मे बी डोनर। दूसरा आपको ना हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस आ गया होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो पहले भी sp2 था, बट इसका sp3 से sp2 दिख रहा है। अब मुझे क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो लॉन पेयर ही नहीं है। अब मुझे सिर्फ कितने सिग्मा दिख रहे हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। इसका कोई फर्क पड़ा, ये तो पहले भी sp2 था, अभी भी sp2 है। यानी कि जब सेंट्रल एटम डोनर हो जाता है तब उसका क्या चेंज हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकता है। अब बताओ स्ट्रक्चर इसकी भी प्लेनर है बेटा, और इसकी भी प्लेनर। क्यों बोल रहे हैं प्लेनर, क्योंकि सर हमें पता है कि किन स्ट्रक्चर्स को प्लेनर बोलते हैं। एल लीनियर को प्लेनर बोलते हो, टी शेप को प्लेनर बोलते हो,
वी शेप को प्लेनर बोलते हैं। और जिनके नाम के पीछे सफिक्स क्या लगा होता है, प्लेनर, वो सभी क्या होते हैं, प्लेनर्स होते हैं। तो ध्यान रखेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो कौन कौन सी ज्योमेट्रीज को प्लेनर बोल सकते हैं हम। एल मतलब लीनियर, टी मतलब देखो, क्या टी शेप में मुझे प्लेन से बाहर जाना पड़ा क्या, और एक वी शेप, अभी भी किस में चल रहा हूं मैं, प्लेन में। पर जैसे ही मैंने पिरामिडल बनाया, तो आपको याद है पिरामिडल में मुझे प्लेन से बाहर जाना पड़ता है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, नॉन प्लेनर। तो आप तो फिक्स करो कि प्लेनर किस किस को बोलेंगे, एल, टी, वी, और जितने भी क्या हो प्लेनर्स, उन सबको क्या कंसीडर किया जाएगा, प्लेनर ही कंसीडर किया जाएगा। बन सकता हो तो बिल्कुल बनेगा, उसके लिए कुछ भी नई चीज नहीं, ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, और ये भी बना, मैंने दोबारा से नहीं बनाया बस, है ना। ये दोनों एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे काफी टाइम तक लिख के रखूंगा, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इन दोनों से। तो इन्हीं दोनों को हम बार बार देखते भी रहेंगे, और इनकी कंडीशंस को आप ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि इन्हीं से आपके सारे आंसर आएंगे। जैसे इनर्ट पेयर में उन तीनों से आए थे ना, ऐसे इन दोनों से यही सारे आंसर आ जाएंगे अपने। अब बताओ, बैक बॉन्डिंग से किस में क्या चेंज आया, आप खुद ही देख के बताओ। हाइब्रिडाइजेशन में चेंज, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा चेंज थोड़ा ना हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज, वो भी कब, ब्रैकेट में लिख लें, इफ सेंट्रल एटम एक्ट एज डोनर, तभी देखा हमने तो। अब बताइए और क्या चेंज आ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर में चेंज आ रहा है क्या, आ रहा है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर। क्या बॉन्ड लेंथ में चेंज आ रहा है, अगर बॉन्ड ऑर्डर में चेंज आया तो मोस्ट ऑब्वियस है बॉन्ड लेंथ में भी क्या आएगा बेटा, चेंज आएगा। स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है, यस सर। स्ट्रक्चर प्रीवियसली अगर नॉन प्लेनर थी, तो अब क्या बन गई, प्लेनर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब आप थोड़ी देर लिखना बंद करो और सिर्फ समझने पे फोकस करो। आप एक बार मुझे बताओ, जो लॉन पेयर डोनर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लुईस बेस। और लॉन पेयर रिसीवर्स को, अब मान लीजिए कि किसी ने बैक बॉन्डिंग कर ली, जैसे इसने, तो इसका लॉन पेयर तो गया, तो इसकी कौन सी स्ट्रेंथ भी गई, लोएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। उस वाले केस में देखो, उसके पास वेकेंट ऑर्बिट, पहले खाली बॉक्स था, वो बॉक्स उसने बैक बॉन्डिंग से क्या कर लिया, भर लिया, तो उसकी कौन सी स्ट्रेंथ कम हो गई, लुईस एसिड की स्ट्रेंथ कम हो गई। क्यों, क्योंकि उसमें एक चांस है कि वो अंदर ही अंदर उसको क्या कर ले, फिल कर ले। तो अपने पास एक एक मेजर स्टेटमेंट निकल के आया कि अगर बैक बॉन्डिंग परफॉर्म होती है या पॉसिबिलिटी है, तो फिर उनकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्लाइन हो जाएगी। किस पे चेक करेंगे सारा का सारा, वेदर बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल और नॉट। बेटे यहाँ पे कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, एवरीथिंग बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी, है ना। मान लीजिए किसी को BF3 घर अंदर ही अंदर बॉन्ड बना रहा है, पर मान लो कोई लुईस बेस बाहर से आ जाए, तो क्या बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा सर, पर उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए
इसकी बॉन्ड लेंथ, जब इसने बैक बॉन्डिंग वेक बॉन्डिंग कर ली, तो प्रीवियसली जब तक हमने बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ी थी, आपसे कोई पूछता कि बताओ BF3 में बोरोन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, तो आप समझ जाते सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि हमें तब तक बैक बॉन्डिंग पता ही नहीं था। तो हम आसानी से क्या बोलते, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे बोल दिया कि बताओ BH3 में कितनी बॉन्ड ऑर्डर है, तो आप वन ही बोलोगे ना। क्यों बोलोगे वन? क्योंकि सर बोरोन तीनों हाइड्रोजन के साथ एक ही जैसा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या चल रही है, वन। पर अगर ऐसा केस देखूं तो मुझे तो वन से ज्यादा लगी। क्यों लगी? क्योंकि सभी में कौन सा कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो क्या चेंज हो गई, बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बॉन्ड ऑर्डर चेंज? पहले से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गई, इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज साइड पे जाएगी ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसके पास ये वाली बॉन्ड लेंथ फॉर द टाइम बीइंग हम कितनी रख लेते हैं, 1.34। कितनी बना ली मैंने, 1.34। कब बोल रहा हूं मैं, जब मुझे पता है कि इसमें बैक बॉन्डिंग चल रही है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि यही बोरोन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा इफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड गेट कंबाइंड विद अमोनिया। अब मेरे पास नई सिचुएशन आ गई, सर यहां पर बोरोन ने अपना ये बॉन्ड ऑर्डर कम कर लिया। क्यों कम कर लिया? सर उसको कौन दिख रहा है अब, ये, तो इसके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट। तो अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर किस लेवल की हो गई, वन, और पहले कितनी चल रही थी, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ऐसे केस में पहले से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होगी ना। तो बॉन्ड लेंथ किससे ज्यादा आएगी, 1.34 से ज्यादा आएगी। आप बताओ मुझे, बहुत सिंपल सी बात समझ लो, इतनी सबकी भी जरूरत नहीं है। सिंगल बॉन्ड बड़ी होती है कि डबल बॉन्ड? पहले क्या चल रहा था, डबल बॉन्ड, अब किस में चला गया, सिंगल, तो हो गया ना पहले से बड़ा। तो बस यही तो ध्यान रखना है, बैक बॉन्डिंग एक तरह का पाई ही तो है। पाई मतलब कौन सी बॉन्ड ऑर्डर, डबल। और जब पाई बॉन्ड नहीं बना तो कौन सी बॉन्ड ऑर्डर आ गई, वन, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो बस हमें यही चेक करना है कि अगर बैक बॉन्डिंग हुई तो मेरी बॉन्ड ऑर्डर कैसी आएगी, पार्शियल डबल बॉन्ड। और अगर बैक बॉन्डिंग नहीं है तो फिर कैसे चल रहा है, सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ओनली। तो ऐसे केस में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज। सब लोग पेज नंबर 7 पर आओ, बिगनर्स बॉक्स 1 में, बिगनर्स बॉक्स सॉरी पेज नंबर 6 पर है, बिगनर्स बॉक्स 2, 1 का सेकंड क्वेश्चन, बिगनर्स बॉक्स 1 का सेकंड क्वेश्चन। पहले से बॉन्ड लेंथ कितनी दी हुई है, 1.30। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उसने बॉन्ड बना लिया तो क्या हो जाएगी, ग्रेटर। कर लीजिएगा करेक्शन बेटा, है ना, आंसर उसमें कुछ और दे रखा है, आप उसको करेक्ट करके क्या कर लीजिए, ग्रेटर देन 1.30 क्या हो जाएगा अपना आंसर, फर्स्ट। क्योंकि यहां पर ये क्या बन गया बेटा, एडक्ट। और आपको याद है यहां पर कोई भी बॉन्ड ऑर्डर डबल नहीं है, सारी कौन सी चल रही है, सिंगल बॉन्ड। दिख रहा है ना, सारे ही सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे केस में ये बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया ना, पहले क्या चल रहा था, पार्शियल, अब क्या हो गया है, सिंगल। तो भाई पार्शियल से सिंगल पे आओगे तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज। भाई एक चीज याद रखो ना, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। लुईस एसिडिक एंड लुईस बेसिक स्ट्रेंथ चेंज, है ना, हमने तो फिक्स कर लिया कि क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो हमने यहाँ पे सारे क्या पढ़ रहे हैं, चेंजेस पढ़ लिए। ये वाला पार्ट हटा दूं, पी पाई डी पाई समझ में आ रहा है?
ये कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन है? बिगनर्स बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आंसर क्या कर लेना है? 1। करेक्शन हो गया। क्या कोई भी बॉन्ड देख के पहचान लोगे कि नेचर पी पाई है कि पी पाई डी पाई है ना? दोनों सेकंड पीरियड के नजर आएंगे तो पी पाई पी। एक थर्ड का हुआ, दोनों थर्ड के हुए, कुछ नहीं बनेगा, है ना? कुछ नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि स्ट्रेंथ होने के लिए पी का होना जरूरी। पी कौन प्रोवाइड करता है? सेकंड। ये वाला पार्ट हटा दूं ना? ये जो मैंने इतना अलग अलग तीन तीन बनाए हुए हैं ना, हम बना लेते हैं कोई भी एक। जैसे वो रेजोनेंस हाइब्रिड बना रखा है ना, उसको भी हटा दे रहा हूं। हम समझ गए कि भाई ये बन गया एक। ऐसे तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब बताइएगा आप दो तीन चीजों का और मुझे इसमें। इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो रही है। बताइए ये अपनी कौन सी स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा? लुईस एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज। और ये कौन सी डिक्रीज कर जाएगा? लुईस बेस स्ट्रेंथ डिक्रीज। कैसे, क्यों बोला मैंने ऐसा? सर ये अपना ऑर्बिटल अंदर ही अंदर फिल कर रहा है और वो अपना लॉन पेयर अंदर ही अंदर यूज कर रहा है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा। चले देखते हैं। डिपेंड करेगा, आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ किसके इनवर्स हो जाएगी बेटा? बैक बॉन्डिंग के। चलिए बताइएगा। मेरे पास ये एग्जांपल है, इसमें ऑर्डर बताना है आपको किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ का। इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। स्ट्रेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज। आप देखो ना किसमें बैक बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर एक तो सेकंड पीरियड है, एक सेकंड है। यहां पर से सेकंड के साथ थर्ड है, यहाँ सेकंड के साथ फोर है, यहाँ सेकंड के साथ फिफ्थ। ये क्या चल रहा है? शेल। अब शेल नंबर बढ़ेगा तो बैक बॉन्डिंग कम होगी, और जब बैक बॉन्डिंग कम होगी तो बॉक्स के खाली रहने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग हाईएस्ट और यहां पर बैक बॉन्डिंग सबसे लोएस्ट पॉसिबिलिटी पर। इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या होती जाएगा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। BF2, BCl2, BBr2 और BI2। बताइए लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज और डिक्रीज। बेरिलियम है ना? बेरिलियम के पास क्या खाली बॉक्स है? यस सर। इसका मतलब ये लुईस एसिड हो सकता है? हो सकता है सर। और इसमें बैक बॉन्डिंग के चांसेस सबसे ज्यादा, और उसमें बैक बॉन्डिंग के चांसेस सबसे। वही तो है, सेम शेल नंबर वाला ऑर्डर। तो इसका मतलब जिसमें बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस ज्यादा, उसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। जिसमें बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस कम, उसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। बताइए इन दोनों में से किसके पास लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी?
है जिसके पास लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज्यादा। आपको मालूम है यहां पर लोन पेयर तो है पर क्या अवेलेबल नहीं है, खाली बॉक्स, यानी कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं। अब जब बैक बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो लुईस बेस स्ट्रेंथ हाईएस्ट होगी, और यहां पर तो ये बैक बॉन्डिंग चल ही रही है ना। जहां पर बैक बॉन्डिंग हो गई बेटा वहां पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या रहती है, कम। क्यों रहती है कम? क्योंकि अंदर ही अंदर बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए हम उस पे इस तरह से आंसर करते जाएंगे। किस में सबसे छोटी बोरोन सिलिकॉन बॉन्ड लेंथ होगी? नाइट्रोजन कर लो, है ना। अब अपने पास ये चार ऑप्शन है। लास्ट वाला ऑप्शन लिखा हुआ है ऑल नाइट्रोजन सिलिकॉन बॉन्ड लेंथ सेम। ये वाला इफेक्ट हटा दीजिए ना। हम्म। ऑप्शन बताइएगा अपना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपको बताना है, टेक योर टाइम और आराम से बताइए। शॉर्टेस्ट पूछा है मैंने, है ना, फिर देख लेना बेटा। रेज योर हैंड फॉर ऑप्शन नंबर फोर्थ, कि सर हमारे लिए सब बराबर है ये। रेज योर हैंड फॉर ऑप्शन नंबर वन। रेज योर हैंड फॉर ऑप्शन नंबर टू, और रेज योर हैंड फॉर ऑप्शन नंबर थ्री। इसका आंसर थ्री है। अब आप इसको ध्यान से देखो भाई, पहले केस में तो रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी सभी की बराबर है, तो ये बॉन्ड तो रेजोनेट होगा कितनों के बीच में, तीन के बीच में। जबकि सेकंड वाले केस में एक हाइड्रोजन आगे बेटा, तो रेजोनेंस कितने में होने लगा, दो में। तो धीरे धीरे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम। और तीसरे केस में तो प्योरली ही क्या है, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे तो कोई और है ही नहीं ऑप्शन में। यानी कि ये वाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड। जबकि आपको दिख रहा होगा ये दोनों कैसे हैं, पार्शियल। तो भाई पार्शियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या डबल की होगी, पार्शियल की। इसका मतलब ये सबसे छोटा हो गया ना। तो इसका मतलब यहां पर मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थ्री, क्योंकि बाकी दो केसेस में पार्शियल आ रहा है, जबकि थर्ड में प्योर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो भाई प्योर डबल बॉन्ड तो हमेशा ही छोटा होगा पार्शियल से। हम्म। इसके लिए बताना है कि वेदर इट इज प्लेनर और
नॉन प्लेनर। मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 और हाइब्रिडाइजेशन sp2। यानी कि देखना है कि बैकबॉन्डिंग करें या ना करें। भाई दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि या तो मैं इसमें लिखूं सर कि इसमें 3 सिग्मा है और 0 लॉन पेयर, ऑप्शन नंबर 1। और दूसरा है सर इसमें 3 सिग्मा है और 1 लॉन पेयर है, जैसे यहां था ये वाला। क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस तो एक ही ग्रुप का मेंबर है। यस, गो फॉर योर आंसर, वेदर 1 और 2। रेज योर हैंड फॉर फर्स्ट ऑप्शन। कि सर यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर रह जाएगी जैसा पहले हो रहा है। रेज योर हैंड फॉर 2। तो यहाँ पर भाई कोई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही एटम किससे हैं, थर्ड पीरियड से। और अपनी मस्ट कंडीशन थी कि वन ऑफ द एटम मस्ट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा इसमें, नो बैक बॉन्डिंग, बिकॉज बोथ एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। जबकि हमें मालूम है कि एक का कहां से होना मस्ट होता है, सेकंड से, क्योंकि 3 3 का तो कभी कोई पाई बॉन्ड होता ही नहीं है। अब मैं रब कर रहा हूं, ये वाला पार्ट है ना, ये लिख लिया होगा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। एक कंपैरिजन है बेटा अपने पास, ऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन के यहां पर हमें दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक है ऑर्गेनिक, जिसको आप बोलते हो C6H6, और दूसरा बेटा है इनऑर्गेनिक, जिसको हम बोलते हैं B3N3H6। दोनों को क्या करना है, कंपेयर। चलो देखते हैं। C6H6 तो आप सबका बहुत अच्छे से देखा हुआ है ये, और इसमें आपको याद है इस तरह से डबल बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेटिव। यहां पर भी ऐसा ही कुछ है, 3 बोरोन है बेटा और 3 नाइट्रोजन है, और वो एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं इस तरह से। अब क्या इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है कि नहीं, आ सकता है सर। ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर किसके साथ शेयर कर ले, कर सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, वैसे ही वैसे ही 3 ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड बन जाएंगे जैसे यहाँ बने हुए। तो दोनों एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं ना, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इसको इनऑर्गेनिक बेंज। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन गिनिए कितने आ रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन। कार्बन का नंबर कितना होता है, 6। 6 × 6 72, सॉरी 36। 36 + 6 42। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें बेटा, 40। अब उसमें गिनो, 3 बोरॉन कितने हो गए, 15 है ना। इस इसमें 27, हाँ मतलब 3 × 21 है ना, और इनको भी ऐड करोगे तो ये भी 42 ही आएगा। इसका मतलब दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी हो गई। क्या क्या सिमिलैरिटी हो गई, कि सर दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 42 42, दोनों में भी एक एक रिंग है, और दोनों में ही ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। अब अगर अपन चाहें तो इसको प्योर डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकते थे। कैसे करोगे बताओ। आपको याद है जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो डोनर होता है उसके ऊपर पॉजिटिव
और जो रिसीवर होता है उसके ऊपर नेगेटिव, ऐसे ले लेते हैं ना, तो ये बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो जहां भी ऐसा हो रहा है वहां पे ऐसा कर दीजिए आप, तो अपने को अपने आप भी समझ में आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ही किसके जैसे लग रहा है, ये तो बिल्कुल ही बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। देखो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम से ही है पर अभी भी एक डिफरेंस है। हाँ, इसमें आप अंदर ही अंदर देखो, कार्बन और कार्बन दोनों की ईएन क्या है, सेम, इसलिए ये बॉन्ड टोटली कैसा है, नॉन पोलर। कौन सा वाला नॉन पोलर होगा, रिंग वाला, सारे वाले रिंग। हमने पढ़ा था ना पोलर और नॉन पोलर कब बोलते हैं, जब ईएन का डिफरेंस 0 तो बनने वाला बॉन्ड नॉन पोलर। एक आप याद करिए क्वेश्चन क्या था, H2O2 वाला, है ना, उस H2O2 वाले में कौन सा पार्ट रब कर दूं, ये वाला हटा दूं ना, HOHH। अब बताओ इसमें क्या बॉन्ड पोलर भी है नॉन पोलर दोनों है क्या, यस सर, ये वाला बॉन्ड नॉन पोलर। क्यों बोलेंगे इसको नॉन पोलर, सर यहाँ ईएन डिफरेंस है ही नहीं, तो ये वाला बॉन्ड नॉन पोलर, ठीक है। और जबकि ये वाला बॉन्ड पोलर, क्यों बोलेंगे पोलर, सर यहां तो ईएन का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें देखो कार्बन कार्बन में कोई रिंग वाला बॉन्ड देखना है केवल, है ना, तो रिंग वाला बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर, जबकि यहाँ पर रिंग वाला बॉन्ड ही कैसा है, पोलर। तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, कौन सा मेजर डिफरेंस है, कि दिस इज नॉन पोलर स्ट्रक्चर वेयर इट इज पोलर, या इसको बोले इसमें पोलर बॉन्ड्स है ही नहीं, या इसमें रिंग वाले बॉन्ड्स कैसे हैं, नॉन पोलर, इसमें रिंग वाले बॉन्ड्स कैसे हैं, पोलर। क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ बैक बॉन्डिंग कुछ चीजें हमने आज देख ली, है ना। आप इसके क्या करेंगे, आज क्वेश्चंस करेंगे, किसमें मिलेंगे बेटा इसके क्वेश्चंस, बिगिनर्स बॉक्स 1 में, है ना। शुरू के 4-5 क्वेश्चन ही है इसके, उसमें से एक करेक्शन हमने कर ही लिया है आज, कौन सा वाला, ठीक है ना, सेकंड वाले क्वेश्चन में आंसर क्या करना है, फर्स्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट बैक बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक बेंजीन एक नया नाम आया अपने पास, है ना, क्यों बोला इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन, बिकॉज इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर विद बेंजीन। जैसे बेंजीन में रिंग होती है इसमें भी रिंग है, जैसे बेंजीन में ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं इसमें भी डबल बॉन्ड। पोलर नॉन पोलर वाला केस क्लियर है, कब बोलते हैं नॉन पोलर, जब ईएन डिफरेंस किसी बॉन्ड में 0, और वो तब होता है जब दोनों ही एटम एक जैसे हो, है ना।